गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रगति के मानदंड। प्रगति के मानदंड का अर्थ है कि जब समाज मनुष्य के प्रति अपने सभी दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा से करता है तो मनुष्य की प्रगति होती है। समाज द्वारा मनुष्य का पोषण करना ही प्रगति का मुख्य मानदंड है। अब इसका सिद्धांत और नीति के संपादित अंश से लिया गया है। लिखा है, जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की लेखक कहता है कि मनुष्य के विकास में समाज का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, क्योंकि समाज में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की व्यवस्था करना ये समाज का की जिम्मेदारी है। उसके शिक्षा की, उसके शिक्षण की अर्थात उसके शिक्षा की व्यवस्था करना भी समाज की जिम्मेदारी है, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते, जिससे कि वह समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समाज में अपना योगदान कर सके, अपना योगदान करते हुए समाज में अपना योगदान कर सके और अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके और स्वयं अपना विकास करने में भी वो समर्थ हो। उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था एवं अस्वस्थ एवं अक्षमता की अवस्था में अवकाश की व्यवस्था करना भी समाज का उत्तरदायित्व है। उसके जीविकोपार्जन की, उसके रोजी रोटी की व्यवस्था करना भी समाज का की जिम्मेदारी है, और यदि किसी भी कारण वह संभव न हो सके तो उसका भरण पोषण करना भी समाज की जिम्मेदारी है, तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करना भी समाज की जिम्मेदारी है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति का यही मुख्य मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, रोजी रोटी के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और इसलिए समाज में यह अपेक्षा की जाती है कि मनुष्य के पालन पोषण की जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वाह करे। लेखक कहता है कि और प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत अधिकार के रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए। अब एकात्म मानववाद है। एकात्म मानववाद में हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए। इसमें लेखक कहता है कि मनुष्य को महत्व देते हुए कहता है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था अर्थात हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसका केंद्र मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जहाँ मनुष्य है वही ब्रह्मांड है। इसी के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान मनुष्य है। इसी के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान अर्थात सारी सृष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाला जो इसी के न्याय के अनुसार समष्टि माने सृष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाला मनुष्य ही होता है, और मनुष्य ही सृष्टि का उपकरण है, यानी साधन है। भौतिक उपकरण तो मानव के सुख के साधन है। भौतिक उपकरण जैसे कि दूरदर्शन है, कंप्यूटर है, तो मनुष्य के सुख के साधन है, साधन नहीं, लक्ष्य नहीं। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? प्रगति करना। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोग का विचार केवल एक मानव से तथा शरीर मन बुद्धि आत्मा युक्त अनेक इच्छाओं से प्रेरित पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष संपूर्ण मानव के स्थान पर एक मानव का विचार किया जाए, वह व्यवस्था अधूरी होती है, वह पूरी नहीं होती। हमारा आधार क्या है? एकात्म मानव है, अर्थात हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति का आधार एकात्म मानव, माने हम सभी मानव एक हैं, और अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का जो है विकास करना होगा, तथा संपूर्ण मानव जाति के स्थान पर अकेले मानव का विचार किया जाए, अर्थात एक ही मनुष्य के विकास पर बल दिया जाए, वह व्यवस्था अधूरी कहलाती है। भारतीय संस्कृति ने संपूर्ण सृष्टि रचना में एकत्व देखा है, और हमारा आधार एकात्म मानववाद है। अब देखिए आमान है। आमान देखिए बच्चों,
आमान माने इसमें है कि भारत के अधिकांश राजनीतिक दल पाश्चात्य विचारों को लेकर चलते हैं। देखिए, भारत में 2 प्रकार के राजनीतिक दल हैं। एक राजनीतिक दल जो पाश्चात्य विचारों को लेकर, पश्चिम के विचारों को लेकर के चलते हैं, और एक राजनीतिक दल है जो भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा तो रखते हैं, लेकिन उसकी रूढ़ियों के को लेकर के चलते हैं। उनकी जो प्रथाएं हैं वो रूढ़ियों को लेकर चलते हैं, जिससे कि मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से 2 राजनीतिक दल हैं। तो भारत के अधिकांश राजनीतिक दल पाश्चात्य विचारों को लेकर चलते हैं। वे वहाँ किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से संबद्ध है एवं वहाँ के दलों की अनुकृति मात्र है, नकल मात्र है, नकल करते हैं। वे भारत की मंशा को पूर्ण नहीं कर सकते, भारत की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, और न चौराहे पर खड़े विश्व मानव का मार्गदर्शन ही कर सकते हैं। दूसरा दल है भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता माने संस्कृति को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं, जो है समझ बैठे हैं, और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों और यथास्थिति का समर्थन करते हैं। पुरानी रूढ़ियों को लेकर के चलते हैं। पुरानी रूढ़ियों को लेकर के चलने से क्या है कि हमारे विकास जो हमारी जो प्रगति है वो प्रगति रुक जाती है, प्रगति में रुकावट पैदा करता है जो ये रूढ़ियाँ हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ भी हैं, जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्यु भोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं, बल्कि ये रोग के लक्षण हैं। ये सब चीज़ जो है समाज के लिए अच्छा नहीं है। छुआछूत, जाति भेद, दहेज, नारी का अपमान, ये सब जो है समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये स्वस्थ समाज नहीं दे सकता। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों से लड़े। आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो पता चलेगा कि वे हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण, जो हमारी सांस्कृतिक चेतना है, आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों का जब हम जांच करें तो पता चलेगा कि हमारी जो सांस्कृतिक चेतना वो क्षीण हो गई। वो क्षीण होने का उसका कारण क्या है? युगानुकूल माने युग के अनुकूल परिवर्तन न होना, परिवर्धन की कमी से बनी, जो पहले से जो बनी रूढ़ी थी, उन रूढ़ियों के उन परंपराओं के अनुसार चलना, युग के अनुसार परिवर्तन न होना, परकीयों के साथ संघर्ष माने विदेशियों के साथ संघर्ष करना, और परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय अथवा परकीयों द्वारा थोपी गई अर्थात विदेशियों द्वारा जबरदस्ती थोपी गई उनकी जो है सिद्धांत और नीति को अपनाना, या फिर उनका अनुकरण करके स्वयं ही उनकी व्यवस्था को अपना लेना, उनके सिद्धांत नीति को अपना लेना, भारतीय संस्कृति के नाम पर उन्हें जिंदा रखना। एकात्म मानव विचार भारतीय और भारत बाह्य सभी चिंताधाराओं का सम्यक आकलन करके चलता है। ये हमारा जो एकात्म मानव विचार है वह भारत के लोगों का और भारत के बाहर के लोगों की, सभी लोगों की चिंताधाराओं का सम्यक आकलन करके वो चलता है। उनकी शक्ति एवं दुर्बलताओं को भी परखता है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जो मानव को अब तक के उसके चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ा सके। देखिए आगे है, पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। लेखक के अनुसार जो है पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की, लेकिन उसकी जो आध्यात्मिक अनुभूति थी वो पिछड़ गई, अर्थात वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाया। और दूसरी ओर भारत भौतिक दृष्टि से भी पिछड़ गया। पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति की है किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई, लेकिन भारत भौतिक दृष्टि से भी पिछड़ गया, माने भारत का भौतिक उन्नति भी नहीं हुआ, इसलिए उसकी आध्यात्मिक शब्द मात्र रह गया। इसलिए जो है उसकी आध्यात्मिकता केवल शब्द मात्र ही है। न अयमात्मा बलहीन लभ्य करे कि दूसरी ओर भारत भौतिक दृष्टि से भी पिछड़ गया। शक्तिहीन व्यक्ति को आत्मानुभूति नहीं हो सकती बिना स्वयं को प्रकाशित किए हुए। न अयम आत्मा बलहीन लभ्य, बलहीन का मतलब शक्तिहीन। जिसकी आत्मा शक्तिहीन है उसे कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है, अशक्त अनुभूति नहीं कर सकता। बिना अभ्युदय के निश्रेय सिद्धि नहीं होती।
करे के बिना जो है प्रगति के या बिना प्रकाश के सिद्धि नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात सफलता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जब तक कि स्वयं बिना अभ्युदय के, माने जब तक कि स्वयं में प्रकाश न हो, जब तक स्वयं की उन्नति न हो, तब तक निश्चय ही सिद्धि नहीं प्राप्त की जा सकती। अतः आवश्यक है कि बलम उपास्य के आदेश के अनुसार हम बल संवर्धन करें, अर्थात शक्ति को प्राप्त करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हों और अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहें, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सके तथा विश्व के लिए भी भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक हो सकें। आवश्यक है कि बल की उपासना के आदेश के अनुसार हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं और स्वयं की उन्नति करने के लिए प्रयत्नशील बने, जिससे हम अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति के साधक में भूमिका निभाने में सहायक हो सकें, साधक और सहायक हो सकें।